लेडीज़ और जेंटलमैन, वेलकम टू अपाना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल। यहाँ आपको मिलेगी इतिहास विषय से संबंधित भरपूर सामग्री, जिससे आप फर्स्ट ग्रेड, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी व अन्य इतिहास विषय की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इसलिए आप ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नाथ एप्लीकेशन की बुक भारतीय इतिहास में आधुनिक भारतीय इतिहास का पाठ चल रहा था, जिसके अंदर 18 चैप्टर हमने इससे पहले कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 19वां चैप्टर है जो शुरू करने वाले हैं। 19वां चैप्टर जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 ईस्वी के मध्य। तो करते हैं हम इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के चैप्टर को आज शुरू। असहयोग आंदोलन के ठीक 8 वर्षों के बाद 1930 ईस्वी में कांग्रेस ने एक बार फिर एक जन आंदोलन का आह्वान किया, जिसे सविनय अवज्ञा अथवा सिविल नाफरमानी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद से भारतीय परिस्थितियों में बदलाव आए तथा भारतीय समस्याओं के प्रति अंग्रेज सरकार ने न बदलने वाले रवैये से सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की। 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा नेहरू रिपोर्ट अस्वीकार किए जाने के समय से राजनीतिक घटनाचक्र तेजी से चला। नेहरू रिपोर्ट ने कांग्रेस तथा लीग दोनों को ही असंतुष्ट छोड़ दिया। एक बार भारत में नई राजनीतिक शक्तियों का उदय हो रहा था और दूसरी तरफ कांग्रेस के भीतर ही विद्रोह की भावना पनप रही थी। क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थी, छात्र शक्ति का उदय हो रहा था, सोशलिस्ट तथा कम्युनिस्ट विचारधारा पनप रही थी। इसी समय किसानों तथा श्रमिकों के आंदोलन भी अपनी जड़ें जमा रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह था कि अभी भी सांप्रदायिकता की राजनीति अपना प्रभाव भारतीय राजनीति पर छोड़ रही थी। स्वतंत्रता की मांग कांग्रेस के अंदर तथा बाहर बढ़ रही थी। इस नई भावना को सही दिशा देना आवश्यक था, जो कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा के द्वारा करने का प्रयास किया। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव 1930-32। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत नकारात्मक पड़ा था। अनाज का उत्पादन गिर गया था एवं मूल्य में भारी वृद्धि हुई थी। विदेशी वस्तुओं की अधिक मात्रा बाजार में आने के कारण भारतीय कारखानों में उत्पादन कम होता गया। फलस्वरूप मजदूर तथा पूंजीपति दोनों को ही ब्रिटिश नीतियों से दुख एवं निराशा थी। सरकारी दमन एवं भारत की विप्लवकारी स्थिति। इस समय भारत की राजनीतिक स्थिति विस्फोटक थी। क्रांतिकारी घटनाएं उफान पर थी। मेरठ षड्यंत्र केस तथा लाहौर षड्यंत्र केस ने सरकार विरोधी भावना को उग्र बना दिया। किसानों, मजदूरों, क्रांतिकारियों के विचार दृष्टिकोण समान बनते जा रहे थे। 1928 के बाद साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन का उभार। साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए अनेक शहरों में हुए प्रदर्शन और हड़तालें। बम्बई और कलकत्ता में जुझारू कम्युनिस्ट के द्वारा चलाया गया मजदूर आंदोलन, जिसने भारतीय व्यापारियों, अंग्रेज अधिकारियों तथा पूंजीपतियों सभी को भयभीत कर दिया था। बंगाल तथा उत्तर भारत में क्रांतिकारी गुटों का फिर से उभार आना। इसमें नए धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी स्वर लिए हुए भगत सिंह की हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन भी शामिल थी। लाहौर का अधिवेशन और पूर्ण स्वराज की मांग। जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का वामपंथी दल इसी काल में उभर रहा था, जिनकी मांग डोमिनियन स्टेटस न होकर पूर्ण स्वराज था। बहुत सोच विचार के पश्चात गांधी जी ने कांग्रेस में इस परिवर्तन को दिसंबर 1929 में लाहौर के अधिवेशन में स्वीकार कर लिया, जिसने 1930-34 में देशव्यापी संघर्ष के अगले प्रमुख दौर के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया। फरवरी 1930 में कांग्रेस कार्य समिति ने महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दे दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से लेकर 1934 ईस्वी तक।
लाहौर में हुए कांग्रेस अधिवेशन 1929 का ने गांधी जी को पूर्ण स्वराज के लिए अहिंसात्मक संघर्ष का विकल्प चुनने का तरीका प्रदान किया। यह तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में स्वतंत्रता की घोषणा की जाएगी तथा ज्यादा लोगों द्वारा स्वतंत्रता की शपथ ली जाएगी। 26 जनवरी 1930 को सारे देश में असंख्य सभाओं में स्वाधीनता की शपथ ली गई। भारत को राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक रूप से नष्ट करने के लिए अंग्रेजों की भर्त्सना की गई तथा कहा गया कि ऐसे शासन को और ज्यादा सहते जाना ईश्वर तथा मानवता के प्रति अपराध है। सविनय अवज्ञा, जिसमें करों की न अदायगी भी शामिल थी, का आह्वान किया गया। कांग्रेसी विधायकों से कहा गया कि वे 26 जनवरी 1930 को इस्तीफा दे दें। गांधी जी अब भी अपने कार्यक्रम की योजना के बारे में निश्चित नहीं थे। आंदोलन शुरू करने से पहले एक बार फिर उन्होंने सरकार से समझौता करने की कोशिश की। उन्होंने प्रशासनिक सुधार के लिए 11 सूत्री मांग प्रस्तुत किया तथा कहा कि अगर सरकार इन्हें स्वीकार कर ले तो संघर्ष की आवश्यकता नहीं होगी। ये मांगे 30 जनवरी 1930 को यंग इंडिया में प्रस्तुत की गई। रुपए की विनिमय दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पेंस की गई। भूमि लगान में 50% कमी कर दी जाए तथा इसे विधायी नियंत्रण का विषय बना दिया जाए। नमक कर तथा सरकार का नमक पर एकाधिकार समाप्त किया जाए। सर्वोच्च श्रेणी की सेवाओं का वेतन घटाकर आधा कर दिया जाए। सैन्य व्यय में 50% की कमी की जाए। भारतीय कपड़ा उद्योग तथा जहाजरानी उद्योग को संरक्षण दिया जाए। सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए। रक्षात्मक शुल्क लगे तथा विदेशी वस्त्रों के आयात को नियंत्रित किया जाए। गुप्तचर विभाग या तो समाप्त कर दिया जाए या उस पर सार्वजनिक नियंत्रण हो। भारतीयों को आत्मरक्षा के लिए आग्नेय शास्त्र रखने का अधिकार मिले तथा उसके लिए अनुमति पत्र प्रदान किया जाए। शुरू शुरू में फौजी खर्च कम से कम आधा कर दिया जाए। अनेक प्रकाशकों को यह मांग पत्र पूर्ण स्वराज से पीछे हटाना पड़ा। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि हमारी राजनीतिक तथा सामाजिक सुधारों की सूची बनाने का क्या अर्थ था, जबकि हम स्वतंत्रता के संबंध में बात कर रहे थे। गांधी जी ने जब इस शब्द का प्रयोग किया तो क्यों उन्होंने इसका वही अर्थ लगाया जो हम लगा रहे थे, या फिर हम लोग कोई भिन्न भाषा बोल रहे थे। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित करने के कुछ ही दिन बाद प्रस्तुत की गई 11 मांगों में पूर्ण स्वराज तो दूर, डोमिनियन स्टेटस तक की मांग भी शामिल नहीं किया जाना बहुत आश्चर्यजनक था। इन 11 सूत्री मांगों को इरविन ने नहीं माना तो गांधी जी ने इरविन को लिखा कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी, लेकिन उसके बजाय मुझे पत्थर मिले। मैं ऐसे प्रत्युत्तर से आश्चर्यचकित नहीं हूँ। ब्रिटिश राष्ट्र केवल शक्ति के सामने झुकता है। नरमपंथी कांग्रेसियों की उपलब्धि पर ऐसा ही कथन लाला लाजपत राय ने कहा था कि 20 वर्ष तक रियासतों एवं दुखों के दूर करने के असफल संघर्ष के बाद इन्हें रोटी के बदले पत्थर ही प्राप्त हुए हैं। आंदोलन की शुरुआत। अंततः गांधी जी ने कार्रवाई करने का निश्चय किया। 12 मार्च 1930 को 78 चुने हुए अनुयायियों के साथ गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी समुद्र तक की ऐतिहासिक यात्रा शुरू की। दांडी वर्तमान में गुजरात के नौसारी जिले में है। दुर्गादास के अनुसार आश्रम से रवाना होने से पहले गांधी जी ने विजय या मृत्यु का नारा दिया था। अमेरिकी पत्रिका टाइम्स ने गांधी जी के तक्के जैसे शरीर और मकड़ी जैसे पेड़ों का मजाक उड़ाकर नमक यात्रा के मंजिल तक पहुंचने के प्रति गहरी शंका प्रकट की थी। सत्याग्रहों के जत्थे ने पहले दिन 13 मील की यात्रा करने के बाद असलय नामक स्थान पर रात्रि विश्राम किया। 22 मार्च को जम्बूसर में मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी के साथ यात्रा की इलाहाबाद स्थित अपना निवास स्थान आनंद भवन राष्ट्र को सौंप दिया। सत्याग्रह में महात्मा गांधी सबसे वयोवृद्ध तथा विठल लीलाधर ठक्कर सबसे युवा थे। सुभाष चंद्र बोस ने लिखा कि गांधी जी की दांडी यात्रा की तुलना एल्बा से लौटने पर नेपोलियन की पेरिस यात्रा और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए मुसोलिनी द्वारा की गई रोम यात्रा से की जा सकती है। दांडी यात्रा आरंभ करते समय गांधी जी ने कहा कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में
मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। साबरमती आश्रम से रवाना होने के समय गांधी जी के साथ स्वयंसेवकों की संख्या 78 थी, जिनमें एक भी महिला सदस्य शामिल नहीं थी। 24 दिन में 240 मील यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी, नवसारी जिला में गांधी जी ने एक मुट्ठी नमक उठाकर सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत किया। नमक कानून का उल्लंघन करते समय वहां पास खड़ी सरोजिनी नायडू ने कहा कि विधि भंजक तुम्हारा स्वागत है। एक ब्रिटिश संवाददाता ने इसकी खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि क्या एक सम्राट को एक केतली में पानी उबालने से हराया जा सकता है। वहां उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर नमक कानून तोड़ा। सविनय अवज्ञा आंदोलन का कार्यक्रम इस प्रकार तय किया गया। हर जगह नमक कानून का उल्लंघन किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को कॉलेज छोड़ना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से इस्तीफा दे देना चाहिए। विदेशी वस्त्रों को जलाया जाना चाहिए। सरकार को कोई कर अदा नहीं किया जाना चाहिए। औरतों को शराब की दुकानों पर धरना दिया जाना चाहिए। गांधी जी और सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित रोचक तथ्य। महात्मा गांधी ने 30 जनवरी 1930 को अपने समाचार पत्र यंग इंडिया के माध्यम से इरविन के समक्ष 11 मांगे प्रस्तुत की। लेकिन रोचक बात यह है कि इन मांगों में कहीं भी पूर्ण स्वराज तो दूर की बात, डोमिनियन स्टेटस तक की मांग नहीं की गई। इससे भी रोचक बात यह है कि गांधी इरविन समझौते में गांधी जी ने कांग्रेस की 11 मांगों में से एक भी मांग पूरी नहीं की। लेकिन फिर भी गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन चले गए थे। केंद्रीय मुद्दे के रूप में नमक का चयन। आरंभ में केंद्रीय मुद्दे के रूप में नमक का चयन उलझन पैदा करने वाला जान पड़ा। शीघ्र ही घटनाओं ने इस चयन के व्यापक प्रभाव को उजागर कर दिया। बाद में इरविन ने भी गांधी जी को कहा कि उन्होंने नमक पर अच्छी रणनीति बनाई थी। नमक गरीब ग्रामीणों की एक ठोस तथा सर्वव्याप्त शिकायत थी, जो अपने आप में उस मायने में लाजवाब थी कि कि इसमें सामाजिक फूट का कोई आशय नहीं था। खान-पान की आदतों के संबंध में नमक से लोगों का रोजमर्रा का वास्ता था। इस अर्थ में वह दूरगामी भावात्मक तत्व रखता था। इसके अलावा नमक कानून तोड़ने का अर्थ सरकार के उस दावे को ठुकराना था कि जनता की निष्ठा उसके साथ है। तटीय इलाकों में जहां पिछली शताब्दी से ब्रिटिश आयात ने स्वदेशी नमक उत्पादन को नष्ट कर दिया, नमक के निर्माण से लोगों को मामूली आमदनी मिल सकती थी, जो महत्वपूर्ण नहीं था। नमक निर्माण भी खाद्य उत्पादन की तरह रचनात्मक कार्यों गांधीवादी तरीके का एक हिस्सा बन गया। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि दांडी मार्च तथा उसके बाद नमक कानून के देशव्यापी उल्लंघन ने अहिंसात्मक जनसंघर्ष की शक्ति का अत्यधिक प्रभावशाली प्रदर्शन किया। सरकार के संपूर्ण नैतिक अधिकार तथा उसकी अपने आप को गरीबों का माँ बाप कहने वाली पैतृक छवि नष्ट हो रही थी। आंदोलन का प्रसार। पुलिस और निम्न स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों के सामाजिक बहिष्कार ने अनेकों इस्तीफे दिए। अंग्रेजों द्वारा क्रूरता से चलाया गया दमन चक्र इस बात का प्रतीक था कि अंग्रेज खतरे की गंभीरता को अच्छी तरह समझ गए थे। जैसा कि अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने लिखा है कि सत्याग्रहों को निर्दयता से पीटा गया, जबकि उन्होंने किसी प्रकार का प्रतिरोध नहीं किया। यहाँ इस तथ्य का उल्लेखित करना प्रासंगिक होगा कि वेब मिलर ने 1937 में प्रकाशित अपने पुस्तक आई फाउंड नो पीस में लिखा कि मई 1930 में एक दिन मेरे पास द यूनाइटेड प्रेस की तरफ से भारत जाने का फोन आया। जब मैं भारत के लिए उड़ान भर रहा था, तब गांधी जी को नमक सत्याग्रह के सिलसिले में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका था। स्पष्ट है, वेब मिलर को जब भारत रवाना होने के आदेश जारी हुए, तब गांधी जी की दांडी यात्रा पूरी हो चुकी थी। किंतु निहत्थे मुकाबला न करने वाले सत्याग्रहों द्वारा घृणित यंत्रणा को झेलने के दृश्य ने जिस तरह से स्थानीय सहानुभूति व आदर जागृत किया, उस तरह अन्य कोई कर नहीं पाता। यह सहानुभूति शीघ्र ही सहभागिता में बदल गई, जिसने आंदोलन को अब तक के कांग्रेस के संगठन तथा प्रचार के सीधे प्रभाव की संकीर्ण सीमा से कहीं ज्यादा विस्तृत कर दिया। वैसे भी अधिकांश कांग्रेसी नेताओं के शुरू में ही गिरफ्तार हो जाने से गांधी जी द्वारा आंदोलन के लिए बनाए गए नियम
कमजोर पड़ते गए। 15 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार करके यरवदा जेल में रखा गया। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद अब्बास तैयब जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था। जब नमक सत्याग्रह अपने चरम सीमा पर था, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा के बाहर या इसकी सीमाओं पर अतिक्रमण करने वाली तीन प्रमुख घटनाओं के कारण अंग्रेज सरकार चौकन्नी हो गई। चटगांव, पेशावर तथा सोलापुर। चटगांव 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन के नेतृत्व में चटगांव के क्रांतिकारियों ने आतंकवाद के इतिहास का सबसे भव्य विप्लव किया। उन्होंने स्थानीय शस्त्रागार पर अधिकार करके इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर स्वाधीनता की घोषणा कर दी। चटगांव घटना के नेता सूर्यसेन 1933 तक गांव में भूमिगत रहने में सफल हुए। वहां किसानों की सहानुभूति का एक नया रूप देखने को मिला। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में फक-ए-अफगान खान अब्दुल गफ्फार खान सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में लाल कुर्ती आंदोलन खुदाई खिदमतगार चलाया जा रहा था। इस आंदोलन के नायक के रूप में उभरे गढ़वाल रेजिमेंट के हवलदार चंद्र सिंह भंडारी गढ़वाली। इन्होंने पेशावर के किसाखानी बाजार में खुदाई खिदमतगारों खुदा के सेवकों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। दरअसल अंग्रेज हिंदू मुस्लिम के मध्य कटुता उत्पन्न करने के उद्देश्य से मुस्लिम क्रांतिकारियों पर हिंदुओं से गोली चलवाते थे और हिंदुओं पर मुसलमानों से गोली चलवाते थे। चंद्र सिंह गढ़वाल इस साजिश को भांप गए और अंग्रेज कप्तान रिकेल के आदेश गढ़वाली 3 राउंड फायर के बावजूद भी वीरचंद्र सिंह गढ़वाली ने जोर से कहा, गढ़वाली सीज फायर। यह शब्द सुनते ही सभी गढ़वाली सैनिकों ने अपने राइफलें जमीन पर रख दी। अंग्रेज अफसर ने जब चंद्र सिंह से इस बारे में पूछा तो गढ़वाली ने उनसे कहा कि यह सारे लोग निहत्थे हैं, निहत्थों पर हम गोली कैसे चलाएं। इस घटना से न सिर्फ सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश पूरे देश में दिया गया, बल्कि गढ़वाली सैनिकों का पूरे देश में एक अलग ही सम्मान बढ़ गया था। यह आज्ञा न मानने के कारण इन पर मुकदमा हुआ। इनकी तरफ से पैरवी मुकंदीलाल द्वारा की गई। चंद्रवीर सिंह की संपूर्ण संपत्ति जब्त कर ली गई, वर्दी छीन ली गई, आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। बाद में सजा कम करके 1941 में रिहा कर दिया गया, मगर पख्तून प्रांत में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। तो यह गांधी जी के पास चले गए, भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लिया, फिर कारावास में डाल दिए गए, 1945 में रिहा कर दिए गए, फिर चुनाव लड़े और अंततः 1979 में बीमारी से इनका देहांत हो गया। पेशावर 1920 के दशक के मध्य में बादशाह खान के नाम से मशहूर होने वाले गफ्फार खान ने मई 1928 में पश्तो भाषा का पहला राजनीतिक मासिक पत्र पख्तून निकाला। अगले वर्ष उन्होंने खुदाई खिदमतगार नाम से एक स्वयंसेवक दल का गठन किया, जो लाल कुर्ती पहनने के कारण लाल कुर्ती वालों के नाम से प्रसिद्ध हुए। 23 अप्रैल 1930 को बादशाह खान और कुछ अन्य नेताओं की गिरफ्तारी के फलस्वरूप पेशावर में भारी जन उभार आया। इसी बीच गढ़वाल राइफल्स की एक टुकड़ी के हिंदू सिपाहियों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में मुसलमान भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। बाद में कोर्ट मार्शल का सामना करते हुए इन सिपाहियों ने साफ शब्दों में कहा कि हम अपने निहत्थे भाइयों पर गोलियां नहीं चलाएंगे, क्योंकि भारत की सेना भारी शत्रुओं से लड़ने के लिए है। तुम चाहो तो हमें गोली से उड़ा दो। इसके अलावा सोलापुर की घटना, महाराष्ट्र के औद्योगिक नगर सोलापुर में गांधी जी की गिरफ्तारी की खबर पाकर कपड़ा मिल के मजदूरों ने हड़ताल शुरू कर दी। शराब की दुकानों, पुलिस चौकियों, सरकारी भवनों पर हमले हुए। यहाँ तक कि कुछ दिनों के लिए समानांतर सरकार की स्थिति भी रही। कांग्रेस ने के स्वयंसेवक यातायात का संचालन कर रहे थे तथा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेकर नीचे तक के अधिकारियों की नियुक्तियां की गई। उस समय यह रिपोर्ट सोलापुर के जिलाधिकारियों ने दी थी। यह सब हुआ इसके बावजूद कि 11 सूत्री मांग पत्र में और कांग्रेस की आम नीति में कामगार वर्ग को विशिष्ट शिकायतों की पूर्ण अवहेलना की गई और नई नीति अति
वामपंथी नीति के कारण कम्युनिस्ट भी सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्राय अलग ही रहे। चौरी चौरा के बाद जो कुछ हुआ उसके बिल्कुल विपरीत चटगांव, पेशावर तथा सोलापुर में होने वाली हिंसक घटनाओं के बावजूद गांधी जी ने आंदोलन को वापस लेने की पहल नहीं की। वस्तुतः 27 फरवरी 1930 को यंग इंडिया के एक लेख में उन्होंने आश्वासन दिया कि अब वे रास्ते जान गए हैं, जो बारदोली की भांति पीछे हटने का रास्ता नहीं है, बल्कि अहिंसक मुख्यधारा को लेकर आगे बढ़ते जाने का रास्ता है। बम्बई महाप्रांत। बम्बई शहर में पारंपरिक गांधीवादी नेतृत्व के प्रतिनिधि जमनालाल बजाज एवं पटेल के शिष्य एस के पाटिल थे, किंतु कांग्रेसी युवकों में एक जुझारू दृष्टिकोण भी विकसित हो रहा था, जिसके अगुवा के एफ नारिमन तथा यूसुफ मेहर अली थे, जो कुछ ही वर्षों बाद प्रमुख समाजवादी नेता बने। 1930 के अंतिम 4 महीनों में कांग्रेसी स्वयंसेवक मिलों तथा गांधी के मजदूरों के बीच समर्थन जुटाने का गंभीर प्रयास कर रहे थे। मजदूर किसान कांग्रेस के हाथ पांव है, यह नारा इस समय बंबई में दिया गया था। और गुजरात, 21 मई 1930 को धरासना गुजरात में सरोजनी नायडू, इमाम साहब व गांधी जी के पुत्र मणिलाल के नेतृत्व में 2000 कार्यकर्ताओं को 2000 कार्यकर्ताओं की एक भीड़ धरासना के नमक कारखाने की तरफ चली। पुलिस ने इसको निर्मम तरीके से पीटा निर्मम तरीके से पीटा। इस बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के बारे में अमेरिका के अखबार न्यू फ्रीमैन के पत्रकार वेब मिलर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था। गांधी जी ने विदेशी पत्रकार रिचर्ड ग्रे को दांडी मार्च के समय साबरमती आश्रम में ठहराया था। वेब मिलर ने लिखा कि धरासना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। सिंध, 16 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रहों के मुकदमों को लेकर कराची में पुलिस तथा जनता के बीच होने वाली आरंभिक झड़पों तथा स्वामी गोविंदानंद जैसे एकाध जुझारू नेता की उपस्थिति के बावजूद सविनय अवज्ञा आंदोलन सिंध में कमजोर रहा, क्योंकि वहां के गांव में रहने वाली लगभग 90% मुस्लिम जनता इससे अलग ही रही। तमिलनाडु, तमिलनाडु में श्री राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से तंजौर तट पर स्थित वेदारण्य तक नमक यात्रा की। अपने गुरु का उत्साह के साथ अनुकरण करते हुए राजा जी ने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजावर के समुद्र तट पर तिरुचिरापल्ली से लेकर वेदारण्यम तक की यात्रा की। राजा जी ने भरसक यह कोशिश की कि यह आंदोलन अहिंसक ही रहे। केरल, मालाबार में नमक सत्याग्रह का आयोजन करने वाले केलप्पन, वे एक नायर कांग्रेसी नेता थे तथा 1920 के मध्य दशक में वायकाम के मंदिर सत्याग्रह के सिलसिले में उनका संपर्क निम्न जाति के एजहा लोगों से हुआ था। बाद में केरल में कम्युनिस्ट आंदोलन का राजनीतिक जीवन 11 नवंबर 1930 को कालीकट के समुद्र तट पर पुलिस की लाठों के सामने राष्ट्रीय ध्वज की शौर्यपूर्वक रक्षा करते हुए आरंभ हुआ था। मालाबार में वायकोम सत्याग्रह के नेता के केलप्पन ने कालीकट से पेन्नार तक की नमक यात्रा की थी। ओडिशा, ओडिशा में जहां गोबंधु चौधरी के नेतृत्व में 1920 के दशक में ही सशक्त गांधीवादी नेतृत्व रहा, बालासोर, कटक तथा पूरी जिलों के तटीय क्षेत्रों में नमक सत्याग्रह अत्यंत सफल रहा। यहाँ पर हरिहर दास प्रसिद्ध नमक सत्याग्रही थे। असम, असम में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1921-22 जैसी चरम ऊंचाई पर नहीं पहुंच सका, जिसके पीछे विभाजक मुद्दों की एक श्रृंखला पूरी हो चुकी थी। असमियों तथा बंगालियों, हिंदुओं तथा मुसलमानों के बीच बढ़ता संघर्ष तथा घनी आबादी वाले पूर्वी बंगाल से मुसलमान किसानों के असम में आने के कारण बढ़ते हुए तनाव कांग्रेस से सुस्थापित नेताओं में तरुणराम फूकन सविनय अवज्ञा के विरुद्ध थे तथा एनसी बारदोलाई इसके प्रति उदासीन थे। मई में राजनीति में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाने वाले कनिंघम सर्कुलर के विरोध में विद्यार्थियों ने पर्याप्त सफल हड़ताल की और सिलहट आंदोलन का मुख्य केंद्र बन गया।
दिसंबर 1930 में रिपोर्ट मिली कि श्रीमती चंद्रप्रभा उस क्षेत्र की सैकयानी आदिम कद्दरी आदिवासियों को वन कानून तोड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी, किंतु असम कांग्रेस ने औपचारिक रूप से वन सत्याग्रह हाथ में लेने से इनकार कर दिया। इस बार बागान के श्रमिकों के साथ किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं था। यहाँ आंध्र की भांति रैयत सभाएं लगभग 1931 से महत्वपूर्ण हुई। बंगाल बंगाल कांग्रेस खास तौर पर गुटबंदियों में फंसी थी। सुभाष चंद्र बोस तथा जे एम सेनगुप्ता ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने के लिए प्रतिस्पर्धी संगठन स्थापित कर लिए तथा 1930 के चरम पर भी वे कलकत्ता नगर निगम के लिए चुनाव में अपनी शक्ति बर्बाद कर रहे थे। गुटों के आपसी झगड़े, कलकत्ता के अधिकांश भद्रलोक का ग्रामीण जन सामान्य से निश्चित अलगाव तथा 1937 के चुनाव में कांग्रेस को असफलता, ये सब इस बात के प्रमाण माने जाते हैं कि बंगाल में कांग्रेस पतनोन्मुख थी। बिहार बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया। बिहार में अधिकांश जमींदार राष्ट्रभक्त ही थे, किंतु छोटे जमींदारों, जिनकी संख्या बिहार में विशेष रूप से अधिक थी, तथा समृद्ध किसानों के बीच कांग्रेस ने गांधीवादी रचनात्मक कार्यों के माध्यम से एक सशक्त तथा संगठित आधार बना लिया। प्रभावहीन नमक सत्याग्रह, जिसके लिए भौतिक परिस्थितियों स्पष्ट अनुपयुक्त थी, से हटकर चौकीदारी कर की ना अदायगी के इस सशक्त आंदोलन पर ध्यान दिया जाने लगा। पूर्वोत्तर में नागाओं ने जदोनाग के नेतृत्व में आंदोलन चलाया। जदोनाग को फांसी देने के बाद 13 वर्षीय रानी कोडिनिल्यू ने मणिपुर में जियातंग आंदोलन चलाया। आंध्र प्रदेश के कोडा वेंकटप्पा ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया। बुंदेलखंड में कर अदा न करने का आंदोलन डाकू मंगल सिंह ने चलाया। छोटा नागपुर में सोमरा मांझी तथा बोंगा माझी ने आंदोलन का नेतृत्व किया। दुर्गाबाई देशमुख ने नमक कानून तोड़ने वाले एक समूह को मद्रास के मरीन बीच तक पहुंचाया। उड़ीसा में गोपचंद्र बंधु चौधरी के नेतृत्व में बालासोर, कटक तथा पुरी में नमक सत्याग्रह चलाया गया। 12 अप्रैल 1930 को आचार्य हरिहर दास के नेतृत्व में नमक सत्याग्रही बालासोर के एचूंडी नामक स्थान पर पहुंचे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान लड़कों की वानर सेना और लड़कियों की मंजरी सेना का गठन किया गया। विभिन्न समुदायों की प्रतिक्रियाएं। असहयोग आंदोलन की तुलना में 1930 में शहरी बुद्धिजीवियों का समर्थन गांधीवादी राष्ट्रवाद को कम था। इसी तरह वकीलों के वकालत छोड़ने अथवा विद्यार्थियों के सरकारी संस्थानों को छोड़ राष्ट्रीय विद्यालयों में दाखिला लेने की घटनाएं गिनी चुनी थी। बंगाल जुझारू अशिक्षित शहरी शिक्षित युवा वर्ग क्रांतिकारी आतंकवाद से अधिक आकर्षित होने की ओर प्रवृत्त था। उत्तरी भारत के शहर में थोड़े समय के लिए भगत सिंह की लोकप्रियता स्वयं गांधी जी के बराबर थी। 1919 से 1922 ईस्वी की तुलना में राष्ट्रवाद का इस समय सबसे कमजोर पक्ष मुसलमानों की हिस्सेदारी, जो बादशाह खान के खुदाई खिदमतगारों के संगठन तथा दिल्ली जैसी जगहों को छोड़ समग्र रूप से कम कर रही। मई तथा जुलाई 1930 में ढाका शहर तथा किशोरगंज गांव में सामाजिक असंतोष सांप्रदायिकता में बदल गया तथा मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौते के ठीक बाद कानपुर में बड़े पैमाने पर दंगे हुए। असहयोग आंदोलन के विपरीत सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ कोई निश्चित तथा प्रमुख मजदूर आंदोलन नहीं उभरा। शहरों में निरंतर हड़तालें हो रही थी, किंतु कांग्रेस ने अपने कार्यक्रम में उद्योगों या संचार साधनों को प्रभावित वाली हड़तालों को शामिल नहीं किया था। 15 मई 1930 को गांधी जी तथा जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार कर क्रमशः यरवदा तथा नैनी जेल में रखा गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की एक अपूर्व तथा विलक्षण विशिष्टता महिलाओं की व्यापक हिस्सेदारी थी। जहां 1930 में कुछ स्नातकोत्तर महिला छात्राएं अपनी कक्षाओं में अध्यापकों के संरक्षण में जा रही थी, वहीं सामाजिक रूप से कहीं अधिक संकीर्ण पेशों, व्यापार या किसान परिवार की औरतें दुकानों का घेराव तथा
लाठियों का सामना कर रही थी या जेल जा रही थी। तथापि औरतों की भागीदारी के जिस रूप की तीव्र निंदा हो रही थी, वह था प्रत्यक्ष आतंकी कार्यों के साथ हत्या में हिस्सा लेना, जैसा कि बंगाल में अनेकों बार हुआ था। यहाँ तक कि रविंद्रनाथ रविंद्रनाथ टैगोर ने जो कि महिलाओं की भूमिका पर सामान्यतः औरों से ज्यादा प्रगतिशील थे, तब ऐसी नारी के स्वभाव के प्रतिकूल आचरण की निंदा करते हुए 4 अध्याय लिखे थे 1934 में। 1934 में 4 अध्याय नामक एक उपन्यास लिखा था। समझौते के माह मार्च से दिसंबर 1931। 1930 के सितंबर अक्टूबर के आसपास सविनय अवज्ञा आंदोलन में दूसरी अवस्था में प्रवेश किया, जो पहले से अधिक प्रतिकूल था, क्योंकि इस समय मंदी अपना प्रमुख प्रभाव दिखाने लगी। कर बंदी के लिए दबाव बढ़ता गया। यूपी कांग्रेस को अनिच्छा से लगान न अदा करने की अनुमति देनी पड़ी। अनेक इलाकों में गरीब किसानों तथा जनजातियों की जुझारूता तथा उग्रता की घटनाएं कई गुना बढ़ गई। साथ ही सरकारी रिपोर्टों में कहा जाने लगा कि शहरी व्यापारियों में उत्साह तथा समर्थन की भारी कमी आ गई है, जिनमें अनेक व्यापारियों ने, जिन्होंने आयातित माल न बेचने की जो शपथ पहले ली थी, उसे तोड़ना शुरू कर दिया। पुरुषोत्तम ठाकुरदास ने मोतीलाल नेहरू को चेतावनी दी कि व्यापारिक समुदाय की सहनशक्ति की क्षमता अपनी सीमा तक पहुंच चुकी है, तथा होमी मोदी जैसे उद्योगपतियों ने बार बार होने वाली हड़तालों को, जिनसे व्यापार तथा उद्योग व्यापार तथा उद्योग अव्यवस्थित हो जाता है, की भर्त्सना की। संभवतः यह गांधी जी के अचानक पीछे हट जाने के कारण हुआ, जो साथ ही अंग्रेजों द्वारा संपत्ति की निर्दयता से अपहरण के विरोध में अधिकांश किसानों का उत्साह भी क्षीण होने लगा। गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के साथ बातचीत आरंभ की, जिसका परिणाम 5 मार्च 1931 का दिल्ली समझौता हुआ। यह समझौता तेज बहादुर सप्रू तथा जयकर के प्रयासों से हुआ। इस समझौते की प्रमुख शर्तें निम्न हैं, जिसमें सबसे पहली शर्त है कि कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कारगर ढंग से सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लेगी। विदेशी माल का बहिष्कार भी तुरंत वापस ले लिया जाएगा। सरकार सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में लागू अध्यादेशों को वापस ले लेगी। साथ ही राजनीतिक बंदियों, जिनके खिलाफ हिंसा का आरोप नहीं है, उनको रिहा कर दिया जाएगा। सरकार नमक कानून से संबंधित मौजूदा कानून के उल्लंघन को न तो माफ करेगी, न ही कानून में संशोधन करेगी। तथापि सरकार ने समुद्र तट के निर्दिष्ट क्षेत्रों के भीतर रहने वाले लोगों को नमक इकट्ठा करने और बनाने की अनुमति दी। उपरोक्त समझौते पर कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में मतभेद हो गया। अनेक लोगों ने इसे अपनी जीत माना, क्योंकि वायसराय समझौता करने के लिए तैयार हो गए, और कुछ लोग खुश नहीं थे। गांधी जी ने अंग्रेजों की शर्तों पर ही गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शामिल होना स्वीकार किया। ऐसा करना जनवरी 1931 तक उनके द्वारा अपनाए गए रुख से सर्वथा प्रतिकूल था। यहाँ तक कि भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को दिए गए मृत्युदंड को माफ करने की मांग भी नहीं मानी गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन अचानक ठगासा हो गया, और जैसा कि कुछ साल बाद नेहरू ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि यह अंत जोरदार नहीं बल्कि फुसफुस था। जवाहरलाल नेहरू ने टी एस इलियट की पंक्तियों को उद्धृत करते हुए लिखा कि इस प्रकार जब दुनिया का अंत होता है, तो कोई धमाका नहीं होता, केवल करुण सिसक भर निकलती है। अगणित पराजय का नायक और बुजुर्ग वर्ग का सौभाग्य क्रांति की दुर्जय लहर में जन आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में लेने की तरकीब सोच रहा था। यह कथन रंजनी पामदत्त ने गांधी इरविन समझौते के समय महात्मा गांधी के लिए कहे थे, क्योंकि इस समझौते में गांधी ने इरविन के समक्ष जिन 11 सूत्री मांगों को प्रस्तुत किया, उनमें से एक भी पूरी नहीं हुई। गांधी जी इरविन समझौते के परिणाम अस्पष्ट थे। नेहरू के अलावा अनेक लोगों को पूर्ण स्वराज के निर्धारित लक्ष्य न मिलने से निराशा हुई, खासकर
किसानों को विशेष रूप से यह महसूस हुआ कि उनके साथ धोखा किया गया है, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के आदेश पर अपनी जमीनें माल अश्वाओं का बलिदान किया। भगत सिंह को फांसी देने के बाद कराची कांग्रेस का समय गांधी जी के खिलाफ काले झंडे का प्रदर्शन भी हुआ था। गांधी इरविन समझौते का सबसे मुखर विरोध यूसुफ मेहर अली ने किया था। इसके साथ जमनादास मेहता तथा स्वामी गोविंदानंद ने भी विरोध किया। गांधी इरविन समझौते को के एम मुंशी ने भारत के संवैधानिक इतिहास में एक युग परिवर्तन घटना कहा था। गांधी इरविन को सरोजिनी नायडू ने दो महात्मा कहा। यद्यपि नेहरू इस समझौते से बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे, परंतु उन्होंने ही दिल्ली समझौते को स्वीकार्य करने का प्रस्ताव रखा। अधिक बुनियादी बात यह है कि उस समझौते के कारण कुछ ऐसे कीमती महीने हाथ से निकल गए जिनके दौरान कांग्रेस ने ठीक उस समय अ, कर बंदी तथा लगान बंदी अदालतों पर रोक लगा दी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में असंतोष अपनी चरम सीमा पर था। मंदी की अपनी शुरुआत ही हुई थी तथा आर्थिक कठिनाइयां इतनी बढ़ गई थी कि बड़े पैमाने पर संघर्ष की संभावना समाप्त हो जाए। सविनय अवज्ञा आंदोलन की दोबारा शुरुआत। यद्यपि राष्ट्रीय आंदोलन को मात दी जा चुकी थी, उसे अभूतपूर्व पैमाने पर दमनकारी कार्रवाई का सामना करना पड़ा था। फिर भी वह लगभग 1.5 वर्ष तक बहादुरी से चलता रहा। अप्रैल 1932 में लॉर्ड विलिंगटन ने मुंबई तथा बंगाल को दो काले धब्बे बताया। गुजरात के छोटे व्यापारी की अब भी कांग्रेस में अपूर्व निष्ठा थी। तथापि क्रूर दमन के कारण जन आंदोलन फीका पड़ता गया। राजनीतिक यथार्थवाद तथा भारत के कुछ व्यापारिक घरानों के आर्थिक तोड़ मोड़ ने मिलकर इस बड़े व्यापारियों को अंग्रेजों का साथ देने के लिए प्रवृत्त हुए। बंबई के मिल मालिकों ने जापानियों के साथ होने वाली स्पर्धा के डर से लंकाशायर के साथ मिलकर अक्टूबर 1933 में लीस मोदी समझौता किया। अहमदाबाद के व्यापारियों और जीडी बिड़ला तथा ठाकुरदास स्वयं कांग्रेस पर समझौता करने के लिए दबाव डाल रहे थे। अतः यह अस्वाभाविक नहीं था कि जेल प्रवास के दौरान गांधी जी ने सम्मानपूर्वक पीछे हटने की दृष्टि से सोचना शुरू कर दिया। उन्होंने मई 1933 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को थोड़े समय के लिए स्थगित कर दिया तथा अप्रैल 1934 में उसे औपचारिक रूप से वापस ले लिया। 18 मई 1934 को पटना में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में गांधी जी द्वारा 7 अप्रैल को दिए गए सुझाव को स्वीकार करते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन को निलंबित करने का फैसला लिया। आंदोलन को वापस लिए जाने की रणनीति की व्याख्या करते हुए अंसारी ने कहा कि हम बहुत लड़ चुके हैं, अब थोड़ा आराम कर ले, जिससे आगे इससे बेहतर ढंग से लड़ाई लड़ सके। सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि यह तो असफलता को स्वीकार करता है। हमारी स्पष्ट राय है कि एक राजनीतिक नेता के रूप में महात्मा गांधी विफल रहे, इसलिए समय आ गया कि एक नए सिद्धांत पर और एक नई पद्धति के साथ कांग्रेस का आमूलचूल परिवर्तन किया जाए। इस पुनर्गठन के लिए नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक है, क्योंकि महात्मा गांधी से यह अपेक्षा करना अनुचित होगा कि ऐसे कार्यक्रम या पद्धतियों पर कार्य करेंगे जो उनके जीवन भर के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। इसके स्थान पर अब अंग्रेजों की फूट डालो तथा राज करो की नीति का जवाब देने के लिए हरिजन कल्याण कार्य को अपने नए ग्रामीण रचनात्मक कार्यक्रम का मुख्य मुद्दा अब बनाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का अब मूल्यांकन। साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष में 1930-31 का सिविल नाफरमानी आंदोलन एक अत्यंत महत्वपूर्ण दौर को रेखांकित करता है। इसमें जेल जाने वालों की संख्या लगभग 90,000 के आसपास थी, जो 1921 के आंदोलन में भाग लेने वालों से 3 गुनी थी। ब्रिटेन से आयातित कपड़ों की मात्रा गिरकर 1/3 रह गई। शराब, सिगरेट तथा भू-राजस्व से होने वाली आय बुरी तरह से प्रभावित हुई। विधानसभाओं के चुनाव का बहिष्कार अत्यंत प्रभाव
प्रभावी ढंग से किया गया था। हिंदुस्तान के बड़े तबके के सामाजिक वर्ग को राजनीतिक रूप से जागरूक बनाकर उनमें राष्ट्रीयता के प्रति झुकाव उत्पन्न किया जा चुका था। एक तरफ यदि तमिलनाडु तथा पंजाब के शहरी व्यवसायी वर्ग को तथा छात्रों को अधिक सक्रिय बना दिया गया, तो गुजरात, संयुक्त प्रांत, बंगाल, बिहार तथा आंध्र प्रदेश के किसानों को अगली कतारों में खड़ा होने का मौका मिला। वहीं मध्य प्रांत, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा बंगाल की जनजातियां भी किसी से पीछे नहीं थी। सिविल नाफरमानी आंदोलन में मुसलमानों की भागीदारी निश्चित रूप से 1920-22 के आंदोलन की तुलना में नगण्य थी। सांप्रदायिक नेताओं ने उन्हें आंदोलन से अलग रहने की अपील की। साथ ही सरकार ने भी राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए सांप्रदायिकता को हवा दी, जिनका असर आंदोलन में मुस्लिम की सीमित भागीदारी में दिखाई पड़ता है, लेकिन कई भागों में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। पश्चिमोत्तर प्रांतों में उनकी भागीदारी जबरदस्त थी। बंगाल में सैनिटा, त्रिपुरा गेबंद, वांकुटा तथा नोआखली में मध्यम वर्गीय मुसलमानों की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण थी। ढाका में मुसलमान विद्यार्थी, दुकानदार तथा आम वर्ग की निम्न जनता ने भी अपना समर्थन दिया था। उच्च वर्गीय तथा मध्यम वर्गीय मुस्लिम महिलाएं भी सक्रिय थी। भारतीय महिलाओं के लिए आंदोलन उस समय तक के आंदोलनों में सबसे ज्यादा मुक्तिदायी था तथा यह कहा जा सकता है कि इसी के जरिए उन्होंने जनजीवन में अपना स्थान बनाया था। कराची अधिवेशन। गांधी इरविन समझौते को स्वीकृति प्रदान करने के लिए कांग्रेस का अधिवेशन 29 मार्च 1931 को कराची में आयोजित किया गया। गांधी इरविन समझौते के अनुमोदन का प्रस्ताव कराची अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने रखा। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस सम्मेलन के अध्यक्ष थे। यह पहला अवसर था जब गांधी को तीव्र विरोध का सामना करना पड़ा था। महात्मा गांधी कराची अधिवेशन में भाग लेने के लिए जब कराची पहुंचे, तब युवाओं ने काले झंडे दिखाए और नौजवान सभा ने गांधी वापस जाओ के नारे लगाए। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है, लेकिन गांधीवाद सदा जीवित रहेगा। इस सम्मेलन में निम्न प्रस्ताव पेश किए गए। किसी भी तरह के राजनीतिक हिंसा का समर्थन न करने की बात दोहराते हुए कांग्रेस के क्रांतिकारियों ने वीरता और बलिदान की प्रशंसा की। दिल्ली समझौते के लक्ष्य को पुनः दोहराया गया। कांग्रेस के दो मुख्य प्रस्तावकों को अपनाया। इनमें से एक मौलिक अधिकारों और दूसरा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के से संबंध था। इन्हीं प्रस्तावों के कारण कराची सत्र एक यादगार सत्र बन गया। मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव में निम्न प्रावधानों को सुनिश्चित किया गया: अभिव्यक्ति एवं प्रेस की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव की स्वतंत्रता, सभा एवं सम्मेलन आयोजित करने की स्वतंत्रता, जाति, धर्म एवं लिंग इत्यादि से हटकर कानून के समक्ष समानता का अधिकार, सभी धर्मों के प्रति राज्य का तटस्थ भाव, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की गारंटी, अल्पसंख्यकों तथा विभिन्न भाषाई क्षेत्रों की संस्कृति, भाषा एवं लिपि की सुरक्षा की गारंटी। राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव: लगान और मालगुजारी में उचित कटौती, अलाभकारी जोतों को लगान से मुक्ति, किसानों को कर्ज से राहत तथा सूदखोरों का नियंत्रण, मजदूरों के लिए बेहतर सेवा शर्त, महिला मजदूरों की सुरक्षा तथा काम के नियमित घंटे, मजदूरों एवं किसानों को अपने यूनियन बनाने की स्वतंत्रता, प्रमुख उद्योगों, परिवहन और खदान को सरकारी स्वामित्व एवं नियंत्रण में रखने का वायदा। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया और बताया कि जनता के लिए पूर्ण स्वराज का क्या अर्थ है। कांग्रेस ने यह भी घोषित किया कि जनता के शोषण को समाप्त करने के लिए राजनीतिक आजादी के साथ साथ आर्थिक आजादी भी आवश्यक है। कांग्रेस का कराची प्रस्ताव वास्तविक रूप से कांग्रेस की मूलभूत राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियों का दस्तावेज था, जो बाद के वर्षों में भी निरंतर बरकरार रहा था। तो यह था 1900 चैप्टर सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित। इसके पश्चात हम कल की क्लास में गोलमेज सम्मेलन से संबंधित 20 चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।